हेलो एवरीवन। आप सभी का टारगेट वॉरियर्स के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम ये पॉलिटी की दूसरी एमसीक्यू सेशन है। इसमें 30 क्वेश्चन होंगे और ये 30 क्वेश्चन काफ़ी क्वालिटेटिव हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट भी हैं। इन 30 क्वेश्चन को हमने अलग अलग टॉपिक से लिया है ताकि आपका पॉलिटी का रिविजन भी हो सके और हर एक एस्पेक्ट से हम समझ सकें। तो आइए आज के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है। ऑप्शन पहला है, वह स्वयं प्रत्याशी होता है। ऑप्शन बी, उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो। ऑप्शन सी है, वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। और ऑप्शन डी, वह राज्य विधानमंडल में निम्न सदन का सदस्य हो। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का अगर सदस्य होता है तो वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। उच्च सदन का मतलब है यहाँ पे विधान परिषद से। और हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है और कौन कौन शामिल नहीं होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात संविधान के आर्टिकल 54 में की गई है। इसमें बताया गया है कि निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है और कौन कौन शामिल नहीं होता है। तो निर्वाचक मंडल में सिर्फ 3 ही पॉइंट हैं। दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य होते हैं और राज्यों की विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो याद रखना, इसमें सिर्फ राज्यों की विधानसभा की बात की गई है, ना कि विधान परिषद की। यदि कोई भी मंत्री, राज्य का मुख्यमंत्री विधान परिषद का सदस्य होता है तो वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होता है। ठीक है। और इसमें जो तीसरा है, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, इस पॉइंट को 72वें संविधान संशोधन के द्वारा, याद रखना, 72वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और हाल ही में अभी एक मुद्दा उठ रहा है कि जम्मू कश्मीर में नई जो विधानसभा गठित होगी वह राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होगी या नहीं। अगर शामिल करना है तो आर्टिकल 54 में संशोधन करना पड़ेगा, संशोधन की आवश्यकता होगी। और ये जो संशोधन होगा वो विशेष स्पेशल मेजोरिटी प्लस इसमें आधे से अधिक राज्यों की सहमति चाहिए। याद रखना, आधे से अधिक राज्यों की सहमति चाहिए होगी, तभी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संशोधन किया जा सकता है। क्योंकि यह एक संघात्मक फेडरल स्ट्रक्चर से, संघात्मक संरचना से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो जब भी कभी संघात्मक संरचना में अगर परिवर्तन करना होता है तो हमें क्या करना होता है, विशेष बहुमत तथा आधे से अधिक राज्यों के सहयोग से समर्थन प्राप्त करना होता है, तभी हम संशोधन कर सकते हैं। अदरवाइज फेडरल स्ट्रक्चर से जुड़े हुए किसी भी प्रोविजन में संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो आपको याद रखना है। हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं और आज इसका रिवीजन भी हो गया। तो 72वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्यों को इसमें जोड़ा गया था और इसमें विधान परिषद शामिल नहीं होती तथा मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते हैं। यूपीएससी का ये फेवरेट क्वेश्चन होता है। कभी कभी इसमें यही इन्हीं सभी को घुमा के पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। और यहीं पे हम बात कर लेते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के सभी सदस्यों को लिया जाता है। याद रखना, संसद के सभी सदस्यों को, अब वो निर्वाचित हों और मनोनीत किए गए हों। मतलब राष्ट्रपति के द्वारा जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं उनको भी उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया जाता है। याद रखना, इसमें विधानसभा या विधान परिषद की बात नहीं की गई है, सिर्फ और सिर्फ संसद की बात की गई है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। आपसे पूछा गया है कि ऐसे कौन से वो हैं जिनसे नागरिकता को नहीं अर्जित किया जा सकता है। ऑप्शन पहला है जन्म के द्वारा, ऑप्शन बी देशीयकरण के द्वारा, और ऑप्शन सी किसी भूभाग के सम्मेलन के द्वारा, और ऑप्शन डी भारतीय बैंक में धन जमा करके। ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भारतीय बैंक में आप पैसा जमा करके नागरिकता अर्जित नहीं कर सकते हैं। यदि कोई विदेशी आता है और हमारे यहाँ पे 2 करोड़ 5 करोड़ रुपए अगर डिपॉजिट भी करता है किसी भी अकाउंट में, तब भी उसे नागरिकता नहीं मिलती है। क्योंकि नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत इसमें कुछ प्रावधान बताए गए हैं कि हम इन 5 तरीकों से नागरिकता को अर्जित कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे नागरिकता के संवैधानिक प्रावधान की। तो नागरिकता संबंधी प्रावधान संविधान में भाग 2 में किए गए हैं। भाग 2 के अंतर्गत जो अनुच्छेद आते हैं, अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक इनकी बात की गई है। और हम इन अनुच्छेदों में बात करें अगर, तो अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 5 तक
अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 8 तक यह बताया गया है कि हम नागरिकता को किस प्रकार अर्जित कर सकते हैं। याद रखना, इसमें अर्जन की बात, अर्जित करने की बात की गई है। और जो आर्टिकल 9 है, इस आर्टिकल में ये बात की गई है कि नागरिकता का टर्मिनेशन कैसे हो सकता है। तो आर्टिकल 9 में टर्मिनेशन की बात की गई है, और आर्टिकल 10 में ये कहा गया है कि नागरिकता का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसदीय विधि के द्वारा छीना जा सकता है। इसके अलावा कोई और अदर मेथड से नहीं छीनी जा सकती है। यदि किसी व्यक्ति की नागरिकता को छीनना है तो राज्य की विधानसभा नागरिकता संबंधी प्रावधान नहीं बना सकती है, न ही और किसी विधि के द्वारा नागरिकता छीनी जा सकती है। तो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि नागरिकता में 5 से 8 तक जो आर्टिकल है उसमें अर्जित नागरिकता को कैसे अर्जित करना है उसकी बात की गई है। आर्टिकल 9 में टर्मिनेशन की बात की गई है कि टर्मिनेट किया जाएगा, और आर्टिकल 10 में ये बताया गया है कि पार्लियामेंट्री एक्ट के द्वारा ही नागरिकता के अधिकार को छीना जा सकता है, इसके अलावा किसी और तरीके से नहीं छीना जा सकता है। और आर्टिकल 11 में बात की गई है कि नागरिकता संबंधी जो भी विधि या कानून बनाएगा उसकी शक्ति पार्लियामेंट को दी गई है। तो याद रखना ये आर्टिकल, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ही एक्ट बना सकती है सिटीजनशिप को लेकर। विधानसभा, राज्य की विधानसभा या विधान परिषद कुछ भी, ना तो इसमें कोई इंस्ट्रक्शन लागू कर सकती हैं, ना ही कोई एक्ट बना सकती हैं। तो आपको ये अच्छे से होना चाहिए। अब हम भारतीय नागरिकता में कुछ और प्रावधान देखेंगे कि अनुच्छेद 11 का उपयोग करके संसद ने एक एक्ट बनाया है जिसके बोलते हैं सिटीजनशिप। तो इस एक्ट में सिटीजनशिप एक्ट 1955 पार्लियामेंट ने बनाया है आर्टिकल 11 का उपयोग करके। इसमें 5 तरीके बताए गए हैं कि हम सिटीजनशिप को कैसे ले सकते हैं। तो 5 तरीकों में सबसे पहले है जन्म के द्वारा सिटीजनशिप ली जा सकती है, वंश से ली जा सकती है, और तीसरा है देशीयकरण के द्वारा, और इसमें चौथा बताया गया है कि पंजीकरण के द्वारा आप नागरिकता को अर्जित कर सकते हो, और पांचवा है इसमें किसी भूभाग के सम्मिलित के द्वारा। यदि किसी भूभाग को शामिल किया जाता है तब भी जो उस क्षेत्र के लोग हैं उनको नागरिकता भारत की दे दी जाएगी। हालांकि अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, तो आपको याद रखना है ये 5 तरीके हैं। और टर्मिनेशन के 3 तरीके बताए गए हैं, जिसमें 3 तरीकों में इसमें पहला बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति नागरिकता का त्याग कर देता है तब, ठीक है। तो यदि खुद से त्याग कर देता है तो एक ये हो गया। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता को अर्जित कर लेता है तब, मतलब हमारे संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है, ये याद रखना। संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश का नागरिक है तो वो भारत का नागरिक नहीं हो सकता है। या तो वह भारत का नागरिक होगा या किसी दूसरे देश का नागरिक होगा। ये भारत में ऐसा प्रावधान है, और यह प्रावधान हमने ब्रिटेन से लिया है। तो इसमें याद रखना, सिटीजनशिप एक्ट 1955 में 5 तरीके बताए गए हैं अर्जित करने के, और 3 तरीके बताए गए हैं टर्मिनेट में। जिसमें पहला है कि यदि आप स्वेच्छा से त्याग देते हैं तो, और इसमें दूसरी जो कंडीशन है, यदि आप किसी दूसरे देश की नागरिकता को ले लेते हैं, किसी दूसरे देश की, और तीसरी कंडीशन है कि भारत सरकार यदि उसकी नागरिकता को वंचित कर दे, उसकी नागरिकता से वंचित कर दे, टर्मिनेट कर दे, ठीक है। तो टर्मिनेट की बात की गई है। और टर्मिनेट कौन करेगा? गवर्नमेंट ही कर सकती है, भारत सरकार, वो भी विधि के द्वारा। विधि के अभाव में या विधि के बिना आपको नागरिकता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और ये याद रखना कि यदि नागरिकता आपको पंजीकरण या देशीकरण के द्वारा मिली है तभी आप टर्मिनेट किया जा सकता है। यदि आप जन्म से और वंश से अगर आप भारतीय नागरिक हो तो आपको टर्मिनेट, आपकी नागरिकता का टर्मिनेशन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित राज्यों के भारत में बनाने के सही काल अनुक्रम की पहचान नीचे दिए गए कूट से कीजिए। जिसमें पहला है आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और सिक्किम। तो वीडियो को पॉज करके आंसर बताइएगा आप लोग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। तो आपको करना क्या है, इसमें एक टेबल बनानी है। एक टेबल पे आपको जितने भी राज्य हैं उनको एक क्रम से लिखना है कि कब
किस राज्य की स्थापना कब की गई थी, ठीक है। इससे क्या है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं और आपको यही एक क्रम पूछ लिया जाता है कि क्रम बताइए, क्रम के अनुसार राज्यों की स्थापना की गई थी। तो आपको जितने भी राज्य हैं उन सभी के क्रम को याद रखना है। तो हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश राज्य जो बना था 1953 में, और हिमाचल प्रदेश 1971 में बनता है, और हरियाणा को पंजाब से अलग करके 1966 में बनाया जाता है, और सिक्किम 1975 में। तो आपको ये क्रम हो जाएगा आपका, आंध्र प्रदेश सबसे पहले बना, उसके बाद फिर हरियाणा, और फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश, फिर सिक्किम। आइए हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं कि सबसे पहले राज्य पुनर्गठन से संबंधित एक आयोग बना था, जिसको बोलते हैं एस के धर आयोग। 1948 में एस के धर आयोग बना, और इसने सिफारिश दी कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं करना चाहिए। याद रखना, इसने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात को अस्वीकार कर दिया, या सिफारिश को ये कहा कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनना चाहिए। फिर 1948 में ही एक समिति बनती है, जिसको JVVP समिति कहा जाता है। याद रखना, JVP समिति। इसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया थे। तो यह समिति भी 1948 में बनती है, और इसने भी यही सिफारिश की कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं करना चाहिए। इसके बाद फिर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया, और इस आयोग ने यह सिफारिश की, ठीक है भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करो, लेकिन एक भाषा एक राज्य का सिद्धांत को इसने अस्वीकार कर दिया गया कि एक भाषा के आधार पर एक राज्य बनाया जाए, ये पॉसिबल नहीं है। इसने ये रिकमेंडेशन नहीं दी थी। तो आपको ये याद रखना है कि 1953 में जो फजल अली आयोग बना, इसमें 3 सदस्य थे। फजल अली इसके अध्यक्ष थे, और अन्य जो सदस्य हैं, जिसमें KM पणिकर थे, इनके नाम आप याद रखना, KM पणिकर, और जो तीसरे सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू। तो आप इसके सदस्य भी याद रखना कि फजल अली की अध्यक्षता में 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनता है, जिसके अन्य सदस्य थे KM पणिकर, हृदयनाथ कुंजरू, और इसने रिकमेंडेशन दी कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना चाहिए, ठीक है, लेकिन एक भाषा और एक राज्य, ये सिद्धांत इसने त्याग दिया। और जब 1948 में JBP समिति बनी थी, तो इसने राज्यों के गठन को भाषा के आधार पर अस्वीकार कर दिया। तब मद्रास के एक श्री रामलू, इन्होंने आमरण अनशन किया, और 56 दिनों के बाद इनकी मृत्यु होगी। इसके विरोध में काफ़ी दंगे होने लगे, और एक विरोध प्रदर्शन चलने लगा। तब सरकार ने 1953 में एक तेलुगु भाषा क्षेत्र को लेकर आंध्र प्रदेश राज्य को अलग कर दिया गया मद्रास से। तो 1953 में सबसे पहले आंध्र प्रदेश बनता है, ठीक है। आपको ये क्रम याद रखना है पूरा, जितने भी राज्यों के स्थापना के जो क्रम है आपको लिख लेना है। तो इसमें सबसे पहले जो बना था वो आंध्र प्रदेश था। उसके बाद मुंबई राज्य को अलग करके मुंबई से महाराष्ट्र और गुजरात को बना दिया गया अलग 1960 में। ये 1953 में बनता है, और 1960 में मुंबई और महाराष्ट्र और गुजरात बनते हैं। के बाद फिर नागालैंड बनता है 1963 में। फिर हरियाणा बनता है, ये पंजाब से अलग करके बनाया गया 1966 में। तो आपको ऐसी जितनी भी सूची है सभी को लिख लेना है, और एक बार क्रम से उसको याद रखना है कि सबसे पहले कौन सा राज्य बना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ जाता है, और ये काफ़ी सिंपल है, तो आपसे क्वेश्चन इससे बन जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के उपराष्ट्रपति को पदमुक्त करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। ऑप्शन 1 केवल लोकसभा में, ऑप्शन 2 संसद के किसी भी सदन में, और ऑप्शन 3 संसद की संयुक्त बैठक में, ऑप्शन 4 केवल राज्यसभा में। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 केवल राज्यसभा में। उपराष्ट्रपति को पदमुक्त करने संबंधी जो प्रस्ताव है वो सबसे पहले राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है। राज्यसभा में प्रस्तुत होने के बाद इसे लोकसभा का समर्थन की जरूरत पड़ती है। लोकसभा अनुसमर्थन कर देती है। उसके बाद फिर
वह पद मुक्त हो जाता है। तो आपको याद रखना है, हम लास्ट वीडियो में भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की जो महाभियोग संबंधी प्रक्रिया है उसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं, और इसमें भी हम देख लेते हैं कि सबसे पहले राज्यसभा में यह प्रस्ताव लाया जाता है और उसके बाद लोकसभा इसे अनुसमर्थन दे देती है सामान्य बहुमत के द्वारा। याद रखना, इसमें जो सामान्य बहुमत का मतलब होता है यहाँ पे एक प्रभावी बहुमत। प्रभावी बहुमत के द्वारा इसमें क्या होता है, राज्यसभा में प्रभावी प्रभावी बहुमत के द्वारा संकल्प को पारित किया जाता है। उसके बाद फिर लोकसभा में यह जो प्रस्ताव आता है तो लोकसभा सामान्य बहुमत के द्वारा अनुसमर्थन दे देती है। इसके बाद राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की पदमुक्त करने संबंधी वो पारित हो जाता है और हटा दिया जाता है इनके। तो दोस्तों आपको इसमें करना क्या है, आप आपको एक टेबल बनानी है जिसमें एक साइड लिखना है राष्ट्रपति और एक दूसरी साइड लिखना है उपराष्ट्रपति, और इसमें आप कंपेयर करके इनके जितने भी आर्टिकल हैं आर्टिकल को लिख लेना और उसको एक बार पढ़ लेना। टेबल से क्या हो जाता है, हमें लंबे टाइम तक याद याद रहता है कि कौन से प्रोविजन में किस चीज़ की बात की गई थी। ठीक है, तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 मामले में प्रस्तावना को संशोधनीय माना गया है। कथन दूसरा है, बेरूवारी संघ 1960 के मामले में प्रस्तावना को संशोधनीय माना गया है। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। तो दोस्तों हम लास्ट वीडियो में इसकी हमने चर्चा की थी कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में प्रस्तावना को संशोधनीय माना गया था। ये पहला स्टेटमेंट सही है, और दूसरा स्टेटमेंट बेरूवारी संघ 1960 के मामले में प्रस्तावना को संशोधनीय माना गया था, ये गलत है। इसका आंसर हो जाएगा केवल एक। अब हम देखते हैं दोस्तों, जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना को 20 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था और 22 जनवरी 1947 को इसे पारित कर दिया गया। तो ये इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया। प्रस्तावना में सिर्फ अभी एक बार संशोधन किया गया, ये याद रखना अच्छे से। सिर्फ एक बार संशोधन इसमें किया गया, और संशोधन करके 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे। ये शब्द हैं समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इन 3 शब्दों को, सोशलिस्ट, सेकुलरिज्म, इंटीग्रिटी, इन 3 शब्दों को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1946 में प्रस्तावना में इंसर्ट किया गया था, और ये 20 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। 22 जनवरी 1947 को ये प्रस्ताव पारित कर दिया गया था। 1960 में एक मामला सामने आता है कि प्रस्ताव में संशोधन हो सकता है या नहीं। बेरूवारी संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह बताया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का पार्ट नहीं है। याद रखना, बेरूवारी मामले में इसे संविधान का भाग नहीं माना है। याद रखना, बेरूवारी मामले में संविधान का भाग नहीं माना है प्रस्तावना को, और ये कहा गया है कि जब यह संविधान का भाग नहीं है तो संसद इसे संशोधन इसमें नहीं कर सकती है। इनके डिसीजन को केशवानंद भारती केस में चेंज किया गया, और डिसीजन को चेंज करके बताया गया कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना संविधान का भाग है, और भाग होने के नाते इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। तो याद रखना, इसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है। और फिर इसी के बाद 1976 में इसमें संशोधन भी किया गया और 3 शब्द जोड़े गए थे। तो आपको याद रखना है कि बेरूवारी जो संघ का मामला है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए इसमें अमेंडमेंट भी नहीं किए जा सकते हैं। और इनके निर्णय को फिर केशवानंद भारती बाद में चेंज किया गया और बताया गया कि यह एक संविधान का भाग है, संविधान के भाग होने के नाते इसमें संशोधन किए जा सकते हैं। इसी के बाद फिर इसमें संशोधन किया गया था। बेरूवारी संघ मामले में एक और मुद्दा उठा था कि भारतीय क्षेत्र, इंडियन टेरिटोरियल जो टेरिटरी है, वो किसी दूसरे देश को दे सकते हैं या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये कहा था कि यदि किसी आपको क्षेत्र
किसी दूसरे देश को देना है तो संविधान में संशोधन करना होगा। तो बेरूबारी जो क्षेत्र दिया गया था पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश को, उसके लिए हमने संशोधन किया था। तो जब भी कभी अगर अपने भारतीय क्षेत्र को हम किसी दूसरे देश को देंगे तो हमें संविधान संशोधन करना पड़ेगा। जैसे बांग्लादेश को अभी जो इनक्लेव दिए थे, कुछ गांव दिए थे, उसमें भी हमें संविधान संशोधन करना पड़ा था। तो आपको ये याद रखना है। और यदि भारतीय राज्यों में अगर नाम या उनकी सीमा कुछ भी परिवर्तन करना हो तो हमें आर्टिकल 368 का प्रयोग करके संविधान संशोधन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये याद रखना। फिर इसी इसी मुद्दे को लेके ये क्वेश्चन पूछा गया था 1960 में, जो हम कुछ क्षेत्र दे रहे थे कि संविधान संशोधन करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। तो बेरूबारी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर आप किसी दूसरे को दे रहे हो तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है। तो अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि प्रस्तावना फोर्सेबल है कि नहीं है, याद रखना। फोर्सेबल है या नहीं है। फोर्सेबल का मतलब होता है परिवर्तनीय है या नहीं है। परिवर्तनीय का मतलब यदि जो भी प्रस्तावना में शब्द लिखे गए हैं उनके इम्प्लीमेंट के लिए आप न्यायालय जा सकते हो या नहीं। तो जैसे हमें पता है कि मूल अधिकार हमारे फोर्सेबल हैं, जस्टेबल हैं, ये परिवर्तनीय है। यदि मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। मतलब कोर्ट के द्वारा इनको अधिकारों को हम ले सकते हैं। लेकिन प्रस्तावना के अंतर्गत जो भी शब्द हैं या जो भी प्रावधान है उनको हम इम्प्लीमेंट कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का सहारा नहीं ले सकते हैं, याद रखना। इसके साथ ही डीपीएसपी, ये भी परिवर्तनीय नहीं है, फोर्सेबल नहीं है। आप इनका सहारा इन सुप्रीम कोर्ट का सहारा या किसी कोर्ट का सहारा लेके इनको आप इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते हो। तो आपको ऐसा रखना, इसमें भी आपको क्या करना है, परिवर्तनीय, और एक साइड लिखना है गैर परिवर्तनीय। यहाँ पे आपके गैर परिवर्तनीय में हो जाएगी प्रस्तावना, डीपीएसपी, और आपके यहाँ पे आ जाएंगे मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट। तो आपको एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में ब्रिटिश काल में बजट की व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था। तो आपको बताना है कि ब्रिटिश टाइम पे बजट की जो व्यवस्था थी वो कब स्टार्ट की गई थी। तो पहला ऑप्शन है 1860, ऑप्शन बी 1857, ऑप्शन सी 1846, ऑप्शन डी 1866। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1860। 1860 के टाइम पे जेम्स विल्सन के द्वारा, याद रखना, जेम्स विल्सन के द्वारा, ये उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर थे, आप ये मान के चलिए। तो इन्होंने, जेम्स विल्सन ने पहला बजट पेश किया था 1860 में। और इस टाइम के जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। तो आपको बताना है ऐसे मूल अधिकार जो सिर्फ भारतीय नागरिक को मिले हैं या जिसमें नागरिकता का प्रावधान किया गया है कि सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही वो मूल अधिकार मिलते हैं। आपका ऑप्शन है ए आर्टिकल 14, 15, 20, 21, 24। आर्टिकल, ऑप्शन बी है आर्टिकल 15, 16, 20, 21 और 24। ऑप्शन सी है आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, 29 और 30। ऑप्शन डी है आर्टिकल 15, 16, 19, 25, 26। तो दोस्तों आपको बताना है कि ऐसे कौन से अधिकार हैं जो भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं सिर्फ। तो इसमें दोस्तों हमें पता है कि अनुच्छेद 21 में क्या बात कही गई, ये पता भी होना चाहिए। इसमें राइट टू लाइफ की बात की गई है, जीवन के अधिकार की बात की गई है। और जीवन का अधिकार ना सिर्फ भारतीय नागरिकों को बल्कि सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। तो इसका ऑप्शन जो है, इसमें ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता है और ना ही ये ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि आर्टिकल 21 सभी लोगों को मिला हुआ है। अब हम देखेंगे ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो ऑप्शन सी और डी में तीन आर्टिकल तो बराबर दिए, 15, 16, 19, 29, 30 और 25, 16। तो हमें इनमें इन दोनों में देखना है कि कौन सा आंसर सही हो सकता है। तो दोस्तों 25 और 26 में धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। और 29 और 30 में अल्पसंख्यकों के अधिकार बताए गए हैं।
और आर्टिकल 29-30 ये भारतीय परिप्रेक्ष्य में अल्पसंख्यक की बात करता है, मतलब भारतीय नागरिकता का प्रावधान करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29 और 30। तो आपको इसमें भी क्या करना है, ऐसे बना लेना है कि सभी व्यक्तियों के लिए मूल अधिकार और नागरिक के लिए मूल अधिकार। आपको इसमें लिख लेना है आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 और आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और 30 ये सभी भारतीय नागरिक को प्राप्त हैं, और बाकी के इनके अलावा जो भी आर्टिकल हैं वो सभी व्यक्तियों को प्राप्त हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे मूल अधिकार की। तो मूल अधिकार हमारे संविधान में भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है। ठीक है। भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है। भारतीय संविधान का इसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। और मौलिक अधिकार जो हैं वो सापेक्ष हैं। याद रखना, भारत में मूल अधिकार सापेक्ष हैं। सापेक्ष का मतलब होता है इस पर तार्किक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, तार्किक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसमें तार्किक प्रतिबंध का मतलब होता है कि जैसे आपको आर्टिकल 9 क्लॉज 1 में अधिकार की बात की गई है, और आर्टिकल 9 क्लॉज 2 में आप पर प्रतिबंध लगाए गए हैं कि आपको अधिकारों से रोका जा सकता है जब राष्ट्र की सुरक्षा और अखंडता की बात हो, सामाजिक व्यवस्था और लोक व्यवस्था की बात हो, या फिर न्यायालय के अवमानना की बात हो, तब आपको आपके अधिकारों से वंचित किया जा सकता है या अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। मतलब उन पर लॉजिकल रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। तो अपने यहाँ पे जो मौलिक अधिकार हैं वो रिलेटिव हैं, याद रखना। इस पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। और अब हम बात करें कि जो मौलिक अधिकार हैं ये यूएसए के संविधान से लिए गए हैं, याद रखना। यूएसए के संविधान से लिए, और यूएसए में जो मौलिक अधिकार की बात की गई है वहाँ पे निरपेक्ष मौलिक अधिकार दिए गए हैं। यूएसए में जो मूल अधिकार फंडामेंटल राइट है वहाँ के नागरिकों को निरपेक्ष दिए गए हैं। निरपेक्ष का मतलब होता है कोई प्रतिबंध आरोपित नहीं किया जाएगा, कोई भी प्रतिबंध आरोपित नहीं किया जाएगा। तो आपको इसमें कंपेयर भी करना है कि यूएसए में जो मौलिक अधिकार की बात की गई है और जो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की बात की गई है उसमें क्या डिफरेंस है। यूएसए के मौलिक अधिकारों में निरपेक्ष अधिकार की बात की गई है, मतलब सरकार या जो गवर्नमेंट है वो किसी भी प्रकार से उनके मौलिक अधिकारों को ना तो सीमित करेगी ना ही उन पर कोई प्रतिबंध आरोपित करेगी। लेकिन भारत में हम कुछ ऐसे आधार बताए गए हैं जिन आधारों पर तार्किक प्रतिबंध लगा सकते हैं, और हमारे मौलिक अधिकारों में सापेक्षता की बात की गई है, रिलेटिव की बात की गई है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और इसमें अच्छा हम इसमें यह भी बता चुके थे कि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है, याद रखना। मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है, फोर्सेबल है। मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए हम कोर्ट का सहारा ले सकते हैं, याद रखना। इसका परिवर्तनीय का मतलब होता है कोर्ट का सहारा लेना। और कोर्ट, ये जो बात कही गई है आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है, जिसमें हमने देखा था बंदी प्रत्यक्षीकरण, परम आदेश, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण तथा प्रतिषेध। इन 5 रिटों को हमने देखा था लास्ट वीडियो में। इन सभी जितने भी आज हम ये बता रहे हैं ये हम लास्ट वीडियो में पहले से भी देख चुके हैं, तो आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा इसमें। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति किन अनुच्छेदों में अंतर्निहित है। आपको बताना है कि जुडिशियल जो रिव्यू है उसकी शक्ति किस अनुच्छेद में है। आपके सामने ऑप्शन है, पहला आर्टिकल 13, 226, आर्टिकल 236, और ऑप्शन बी है आर्टिकल 13, आर्टिकल 226, आर्टिकल 237, और ऑप्शन सी है आर्टिकल 32, आर्टिकल 33, 226, और ऑप्शन डी है 13, 32 और 26। तो आपको बताना है कि जुडिशियल रिव्यू की शक्ति किन अनुच्छेदों में अंतर्निहित है। हम इसकी चर्चा लास्ट वीडियो में भी की, और अभी भी हम कुछ क्वेश्चन में कर चुके हैं कि आर्टिकल 32, आर्टिकल 13 के तहत क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू की शक्ति प्राप्त होती है। अब हम देखते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 13, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226। इनके तहत सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू करने की शक्ति है। अब हम देखेंगे कि आर्टिकल 13 में क्या है। आर्टिकल 13 में बात की गई है कि यदि पार्लियामेंट
मौलिक अधिकारों को या मूल अधिकारों को सीमित करने संबंधी कोई विधि बनाती है तो वह विधि असंवैधानिक घोषित होगी। याद रखना, यदि संसद किसी भी विधि को मौलिक अधिकारों को सीमित करने का प्रयास करती है या बनाती है तो वह विधि असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगी। और ये आर्टिकल 13(2) में कहा गया है। और 13(2) के तहत ही फिर सुप्रीम कोर्ट उस विधि को देखता है, क्या इस विधि में मौलिक अधिकारों को सीमित करने संबंधी कोई एलिमेंट है या कोई अवयव जो कि मूल अधिकारों को सीमित करता हो, तो उसको क्या करेगी, उस विधि को, यदि पूरी विधि ही सीमित करने का प्रयास कर रही होगी तो उस पूरी विधि को खत्म कर दिया जाएगा। या फिर विधि के एक अवयव, जो भी अवयव, याद रखना, जो एलिमेंट मौलिक अधिकारों को सीमित करने का प्रयास कर रहा होगा उस एलिमेंट को खत्म कर दिया जाएगा या हटा दिया जाएगा। तो 13(2) के तहत कहा गया है। और इससे रिलेटेड कुछ केस भी हुए थे, जिसमें शंकरी प्रसाद केस हुआ था। फिर इसी की व्याख्या सज्जन सिंह बनाम राजस्थान केस में भी की गई, गोपालनाथ केस में भी इसकी, सॉरी यहाँ पे गोलकनाथ केस है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि आर्टिकल 13(2) या मूल अधिकार से संबंधित जो केस है उसमें शंकरी प्रसाद केस है, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान केस और गोलकनाथ केस। फिर इसके बाद केशवानंद भारती केस। इसी वीडियो में हम सारे जितने भी केस हैं उन सभी केसों की बात करेंगे, चाहे वो प्रस्तावना से संबंधित हो या फिर न्यायिक पुनर्वलोकन से संबंधित हो, मूल अधिकार और डीपीएसपी से। सभी केसों को हम किसी एक वीडियो में देखेंगे। तो आर्टिकल 13(2) आप समझ गए होंगे कि इसमें विधि को बताया गया है कि पार्लियामेंट विधि के द्वारा मूल अधिकारों को सीमित नहीं कर सकती है। अब ये जो विधि है इसी की व्याख्या के लिए ये सब केस हुए हैं। शंकरी प्रसाद में ये माना गया था कि जो विधि शब्द है उसका मतलब है सिर्फ विधायी शक्ति के द्वारा बनाई गई विधि। यदि संवैधानिक विधि बनाई जाती है और मौलिक अधिकारों को सीमित किया जाता है तो संसद कर सकती है, ये शंकरी प्रसाद केस में कहा गया था। और सज्जन सिंह बनाम राजस्थान केस में भी इसी बात को दोहराया गया कि पार्लियामेंट चाहे तो संवैधानिक संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों को सीमित कर सकती है। लेकिन गोलकनाथ वर्सेस पंजाब केस में इस मामले को पूरा बदल दिया गया। इसमें कहा गया कि अनुच्छेद 13(2) के तहत जो विधि शब्द है उस विधि का मतलब है संवैधानिक विधि और विधायी विधि। ठीक है, तो 13(2) हमने देख लिया पूरा अच्छे से। इसके बाद हमने आर्टिकल 32 की चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं कि आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट निकालता है, जिसमें हमने बता चुके हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, परम आदेश, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण तथा प्रतिषेध। आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट निकालता है। ये दोनों जो रिट हैं ये मूल अधिकार से संबंधित हैं, इनको याद रखना। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट आएगा तो आर्टिकल 32 का यूज होगा, और अगर हाई कोर्ट आता है तो आर्टिकल 226 का यूज होगा। ये सिर्फ स्टेट में लागू होता है, इसका जो ज्यूरिसडिक्शन है वो स्टेट में ही है, लेकिन फंक्शनल रूप से ये बड़ा है। हमने लास्ट वीडियो में भी यही सब देखा था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 13, आर्टिकल 32 और 226 के तहत जुडिशियल रिव्यू की पावर दी गई है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता। इस क्वेश्चन का रिपीटिशन हो चुका है, ये क्वेश्चन हमने पहले भी देख लिया था। और इसका सही जो आंसर था ऑप्शन सी, इसका सही आंसर था। राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका सही था। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान के भाग 4 के बाहर नीति निर्देशक तत्वों की तरह निर्देश देने वाले कौन से अनुच्छेद हैं? संविधान के भाग 4 के बाहर नीति निर्देशक तत्वों की तरह निर्देश देने वाले कौन से ऐसे अनुच्छेद हैं? तो इसका ऑप्शन है अनुच्छेद 332, 350 ए एवं 351। ऑप्शन बी है अनुच्छेद 335, अनुच्छेद 350 ए एवं 351। और ऑप्शन तीसरा है अनुच्छेद 334, 350 ए और 352। और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 335 और अनुच्छेद 340। तो दोस्तों वीडियो को पॉज करना और इसका सही आंसर देने की कोशिश करना। तो हम इसका आंसर को देखें तो हमें ये पता है कि आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई है। तो जिसमें भी अगर देखो आपको आर्टिकल 352 दिख रहा होगा तो ये तो आंसर हो नहीं सकता है, तो इसको हम कट्टिस कर देंगे। और इसके बाद फिर देखते हैं कि आर्टिकल 340 भी आपको पता होगा कि इसमें राष्ट्रपति पिछड़ा वर्ग की जो जाति हैं उनके लिए एक आयोग गठित कर सकता है, उसकी शक्ति दी गई है। तो ये भी हो नहीं सकता। तो हमारे पास दो ऑप्शन बचे, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। तो हमें देखना है कि ऑप्शन ए और बी में कौन सा सही हो सकता है। तो ऑप्शन ए था अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 350 ए और 351।
ऑप्शन बी अनुच्छेद 335, 350A एवं 351। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 335, अनुच्छेद 350A और 351। तो डीपीएसपी में अब हम बात करें डीपीएसपी की, तो डीपीएसपी संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक इसका प्रावधान है। याद रखना, आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक इसका प्रावधान किया गया है। और जो डीपीएसपी है यह परिवर्तनीय नहीं है, यह भी याद रखना, यह परिवर्तनीय नहीं है। और डीपीएसपी भाग 4 के अलावा भी कुछ राज्य को ड्यूटी सौंपी गई हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं जिसकी बात की गई है आर्टिकल, मतलब भाग 4 के बाहर कुछ निर्देश दिए गए हैं जिसमें आर्टिकल 335 है, आर्टिकल 350A है और आर्टिकल 351। तो ये 3 आर्टिकल हैं। इन 3 आर्टिकल में डीपीएसपी से बाहर भी कुछ राज्य को निर्देश दिए गए हैं। तो हम समझेंगे आर्टिकल 335 में क्या कहा गया है। तो आर्टिकल 335 में ये बात कही गई कि राज्य, जो स्टेट है या सेंट्रल गवर्नमेंट, वो एससी और एसटी को रिजर्वेशन देगी वह एम्प्लॉयमेंट में, सार्वजनिक जितने भी रोजगार है उसमें रिजर्वेशन देगी, लेकिन इफ़िशेंसी को ध्यान में रख कर देगी। ऐसा नहीं कि दक्षता पर नकारात्मक प्रभाव आ जाए और आप रिजर्वेशन देते चले जा रहे हो। तो दक्षता बनाए रखते हुए सार्वजनिक रोजगार में आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा। एससी और एसटी की बात की गई थी इसमें, एससी और एसटी को रिजर्वेशन की बात की गई है आर्टिकल 335 में, याद रखना है आपको। और आर्टिकल 350A में कहा गया है कि अल्पसंख्यक, भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के जो बच्चे हैं उनको प्राइमरी लेवल पर उनकी मातृभाषा में एजुकेशन देगा। तो ये राज्य की ड्यूटी है कि जो भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चे हैं उनको प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में प्रोवाइड कराना। ठीक है। और आर्टिकल 351 है कि राज्य हिंदी भाषा को प्रचार प्रसार के लिए या विकास के लिए बढ़ावा देगा या प्रयास करेगा। तो आपको ये तीनों आर्टिकल क्लियर होना चाहिए और बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए तीनों आर्टिकल। आर्टिकल 335, आर्टिकल 350A और आर्टिकल 351। 351 में हिंदी भाषा को बढ़ाने की कोशिश प्रयास करेगा राज्य। 350A में जो भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चे हैं उनके लिए प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में देगा। और 335 में सेवा में दक्षता बनाए रखते हुए एससी और एसटी को रिजर्वेशन राज्य देगा। ये बात कही गई है और हम इसकी बात कर चुके हैं कि ये परिवर्तनीय नहीं है, फोर्सेबल नहीं है, इसमें संविधान संशोधन हो सकता है, डीपीएसपी में हुआ है। ठीक है। और ये जो डीपीएसपी हैं ये राज्य के कर्तव्य कहे जाते हैं, याद रखना, ये राज्य के कर्तव्य कहे जाते हैं। यदि हम बात करें मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में डिफरेंस की, तो मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में डिफरेंस ये है कि मौलिक अधिकार फोर्सेबल हैं, जस्टेबल हैं। अगर किसी चीज़ का इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, किसी भी प्रोविजन का, तो हम कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। और डीपीएसपी के अगर कोई भी प्रोविजन का, किसी भी आर्टिकल का अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है तो हम सुप्रीम कोर्ट का सहारा नहीं ले सकते हैं। ये राज्य का कर्तव्य है कि इनको वो प्रोवाइड कराएगा। मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकारों में आपको राजनीतिक लोकतंत्र की बात की गई है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात की गई, याद रखना। और जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी में 200 सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात की गई, याद रखना। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने की बात डीपीएसपी में कही गई है और राजनीतिक लोकतंत्र को स्थापित करने की बात मूल अधिकार में कही गई है। तो आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किसको संसद के पटल पर रखवाए। पहला, संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को। दूसरा कथन है लोक लेखा समिति की प्रतिवेदन को। और ऑप्शन सी है, कथन तीसरा है नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को। और कथन 4, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को। तो आपको बताना है कि इसमें सही आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम इसमें बात कर लेते हैं कि संवैधानिक आयोग जितने भी हैं उन सभी की सिफारिशों को संसद के पटल पर रखवाते हैं। तो संघ वित्तीय आयोग की सिफारिशों को रखवाता है, 281 में इनकी बात की गई है, 280 और 281 में। नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को सीएजी की बात की गई है अनुच्छेद 148 में। और सीएजी जो रिपोर्ट सौंपता है उसको संसद के पटल पर रखवाता है और लोक लेखा समिति इनकी रिपोर्ट की जांच करता है। और जो अनुसूचित जाति आयोग है इनकी बात की गई
आर्टिकल 338 में इनकी रिपोर्ट को भी संसद के समक्ष रखवाता है। तो ये हमें पता है कि ऑप्शन 1, 3 और 4 ये तो सही हैं। तो इसका जो आंसर है पहला तो हो नहीं सकता, और जो दूसरा ऑप्शन बी है वो वह भी नहीं हो सकता, और ऑप्शन जो डी है, ऑप्शन सी डी में कन्फ्यूजन होगा कि लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को रखवाता है कि नहीं। तो लोक लेखा समिति एक संसदीय समिति है और इसे संसद के पटल पर राष्ट्रपति नहीं रखवाता है, जबकि लोक लेखा समिति क्या करती है, सीएजी की रिपोर्ट की, सीएजी जो रिपोर्ट सौंपता है राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखवाता है, तो उसकी रिपोर्ट की जांच करता है लोक लेखा समिति। तो आपको याद रखना कि इसमें सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, 1, 3 और 4। अब हम बात कर लेते हैं वित्त आयोग की। वित्त आयोग की बात संविधान के अनुच्छेद 280 में की गई है। इनकी संरचना, इनकी शक्तियों की बात, और इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और 4 सदस्य होते हैं। इनकी योग्यता संबंधी जो शक्तियां हैं वो संसद को सौंपी गई हैं कि संसद अधिनियम के द्वारा इनकी शक्ति और इनकी योग्यता का निर्धारण कर सकती है। सामान्यतः इनकी नियुक्ति जो करता है वो राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। और जो अध्यक्ष होता है वो सार्वजनिक मामलों का उसे ज्ञान होना चाहिए, और जो 4 सदस्य हैं इसमें से एक हाईकोर्ट के जो जस्टिस हैं वो बनने की योग्यता हो, वित्तीय मामलों का नॉलेज हो, और जो सी है लोक मामलों का ज्ञान हो, और एक अर्थशास्त्र हो। तो 4 ये जो सदस्य हैं इनकी योग्यता ऐसे बताई गई है कि एक सदस्य को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, दूसरा जो है वो वित्तीय वित्तीय मामलों का ज्ञान हो, लोक मामलों का ज्ञान हो, और एक अर्थशास्त्री हो, और जो अध्यक्ष है उसे सार्वजनिक जो मामले हैं उनका ज्ञान होना चाहिए। तो इसमें 5 सदस्यीय वित्त आयोग होता है, और ये क्या करता है, जो भी केंद्रीय कर हैं इन केंद्रीय करों को कैसे आवंटित किया जाए, कितने परसेंट को आवंटित किया जाना चाहिए, इन सभी की सिफारिशें देता है। और ये एक अर्ध न्यायिक बॉडी भी है, याद रखना, अर्ध न्यायिक और सलाहकारी निकाय है। मतलब ये जो सिफारिशें देता है, सिफारिशों को राष्ट्रपति संसद के पटल पर रखवाता है, उन पर चर्चाएं होती हैं। चर्चा के बाद सरकार किन सिफारिशों को माने या नहीं माने वो बाध्यकारी नहीं होता है, ठीक है। तो वित्त आयोग एक संवैधानिक आयोग है, इसकी चर्चा अनुच्छेद 280 में की गई। एक सलाहकारी आयोग है, इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और ये जो केंद्रीय कर हैं उनके आवंटन, केंद्रीय करों के आवंटन की बात करते हैं। और इसमें याद रखना जो केंद्रीय कर हैं सभी केंद्रीय करों का आवंटन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लेकिन सेस और सरचार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। तो ये दो जिसे बोलते हैं अधिभार और उपकर, इन दो का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। बाकी जितने भी केंद्रीय कर हैं उन सभी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो हम देखेंगे सीएजी को। सीएजी की बात संविधान के अनुच्छेद 148 में की गई है, और सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सीएजी का काम ये होता है कि वह सरकार जो भी पैसा खर्च करती है तो उनको, जो भी पैसा खर्च किया उनकी ऑडिटिंग की जाती है कि पैसा खर्च सही जगह हुआ है या नहीं हुआ है। जिस जिस एक मद के लिए पैसा निकाला गया था उस जगह पैसा खर्च किया गया है या नहीं किया गया है। तो ये सब चीज़ें सीएजी देखता है, और सीएजी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। फिर राष्ट्रपति इनकी रिपोर्ट को संसद की पटल पर रखवाता है, और लोक लेखा समिति इस इस रिपोर्ट की जांच करती है, ठीक है। तो सीएजी हो गया। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का जो प्रतिवेदन है या फिर जो आयोग है, इसकी बात अनुच्छेद 338 में की गई है। और अगर एसटी आयोग की बात करें तो एसटी जो है कि 338 ए में बात कही गई है, और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को भी संवैधानिक दर्जा दिया गया है, उसकी बात की गई है 338 बी में। इनकी संरचनाएं समान है, ठीक है। तो आप इसको देख लेना, इन्हें सभी आयोग को सिविल न्यायालय की तरह शक्तियां प्राप्त होती हैं। हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राज्यसभा में धन विधेयक को अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति नहीं है। कथन दूसरा है, राज्यसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती है। और ऑप्शन 3, राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती। तो आपको बताना है इसमें से 3 में से कौन से कथन सही हैं। ऑप्शन पहला है केवल 1, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी 2 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3।
हम धन विधेयक के बारे में बात कर चुके थे कि लोकसभा, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि धन विधेयक को प्रमाणित करने की शक्ति लोकसभा स्पीकर के पास थी और इसे लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन इसमें राज्यसभा में इस पर बहस या चर्चा की जा सकती है। तो वार्षिक वित्तीय विवरण जो है आर्टिकल 112 के तहत राष्ट्रपति इसे प्रतिवेदन करवाता है, लेकिन इसकी चर्चा दोनों सदनों में की जा सकती है। इस पर प्रस्तुत लोकसभा में किया जाता है और लेकिन चर्चा इसमें दोनों सदनों में की जा सकती है। तो हम देखते हैं जो पहला कथन है कि धन विधेयक को अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति नहीं है, तो बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट पहला सही है। राज्यसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती है, बिल्कुल सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर ये तो हो नहीं सकता है, साथ में इसका आंसर सी नहीं हो सकता है। तो हमारे पास दो बी और डी बचे हुए हैं। तो हम देखेंगे राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती, ये गलत है, क्योंकि वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा हो सकती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1 और 2। अब हम बात करेंगे वार्षिक वार्षिक वित्तीय विवरण। इसकी बात अनुच्छेद 112 में की गई है और राज्यसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती, ये सही है, क्योंकि जो अनुदान की मांग होती हैं आर्टिकल 114 की तरह एप्रोप्रिएशन बिल, जिसे एप्रोप्रिएशन बिल जो आर्टिकल 114 में इसकी बात की गई है, ये सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और राज्यसभा को अनुदानों की मांगों पर मतदान करने की कोई शक्ति नहीं होती है। और पहला जो कथन था कि राज्यसभा में धन विधेयक को अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति नहीं है, बिल्कुल सही है। राज्यसभा अधिक से अधिक इसे 14 दिन तक अपने पास रख सकती है। इसके बाद यदि कोई सुझाव दिए हैं तो लोकसभा उसे मान भी सकती है और नहीं भी मान सकती है, मतलब संशोधन करने की कोई शक्ति नहीं है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है ऑप्शन ए स्पीकर की अनुपस्थिति में सदन की कार्रवाई का संचालन करना, ऑप्शन बी सदस्यों को शपथ दिलाना, ऑप्शन सी स्थान पत्र रूप से स्पीकर का कार्य करना जब स्पीकर के चुनाव की संभावना ना हो, और ऑप्शन डी है केवल सदस्यों के चयन प्रमाण पत्रों को चेक करना कि वह सही है या नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रोटेम स्पीकर का जो कर्तव्य होता है सदस्यों को शपथ दिलाने का। तो राज्यपाल विधानसभा के चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर का मनोनीत करता है और यह वरिष्ठतम सिद्धांत के आधार पर होता है। जो भी वरिष्ठतम सदस्य होता है उसको प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुन लेता है, ठीक है। इससे कुछ रिलेटेड एक केस भी हुआ था, तो इसकी नियुक्ति को लेके कुछ केस हैं। और याद रखना कि प्रोटेम स्पीकर का जो इसे मनोनीत करते हैं केंद्र के लेवल पर राष्ट्रपति के द्वारा और राज्यों की विधानसभाओं में सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है, ठीक है। मतलब हम इस क्वेश्चन की चर्चा पहले भी कर चुके हैं मूल अधिकार में, जब हमने बताया था कि मूल अधिकार हमारे सापेक्ष हैं, निरपेक्ष नहीं है, इन पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। तो ऑप्शन पहला है भारत की संप्रभुता, ऑप्शन बी न्यायपालिका का अपमान, ऑप्शन सी लोक व्यवस्था और ऑप्शन डी अवांछनीय आलोचना। तो दोस्तों वीडियो को पॉज करना और इसका सही आंसर देना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अवांछनीय आलोचना। इसके आधार पर आपकी नागरिकता जो नागरिक की विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उस पर प्रतिबंध नहीं लगाए जा सकते। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 19 की। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में अधिकारों की बात की गई है और आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में उस पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के हम बता चुके हैं आपको क्या होते हैं, तार्किक प्रतिबंध आरोपित किए गए हैं। तार्किक प्रतिबंध आरोपित करने के कुछ आधार बताए गए हैं, जिसमें भारत की संप्रभुता और अखंडता एकता को लेके भी आपके जो अधिकार हैं उस पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। न्यायपालिका की अवमानना या अपमान से संबंधित इस पर भी रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं और लोक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए भी आपकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। लेकिन अवांछनीय आलोचना पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। आपको किसी नीति की, किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य की आलोचना करने का अधिकार है, ठीक है। हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सरकारी आयोग किसकी समीक्षा करने के लिए गठित हुआ था? ऑप्शन ए
राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के मध्य संबंधों की। ऑप्शन बी, विधायिका और कार्यपालिका के मध्य संबंधों की। ऑप्शन सी, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य संबंधों की। ऑप्शन डी, संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की जांच करने के लिए सरकारीय आयोग का गठन किया गया था। इसके पहले भी कुछ आयोग बनाए गए थे, जिसमें एक 1966 में एआरसी प्रशासनिक सुधार आयोग बनाया गया। एआरसी के बाद 1966 में राजमन्नार आयोग बनाया गया था। आपको याद रखना है ये राजमन्नार आयोग। इसके बाद 1973 में आनंदपुर साहिब संकल्प स्थापित किया गया था पंजाब में। और 1977 में पश्चिम बंगाल मेमोरेंडम प्रस्तुत किया गया था। तो याद रखना है आपको ये पश्चिम बंगाल मेमोरेंडम। और 2007 में पुंछी आयोग बनाया गया था। तो आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि जितने भी केंद्र और राज्य संबंधों से संबंधित जो आयोग हैं या जो समितियां हैं उनको याद रखना है। पंचायती राज से संबंधित जो भी समितियां हैं उनको याद रखना है। तो आप करना क्या, एक कॉलम बनाना, उसमें लिख लेना कि केंद्र राज्य से संबंधित, पंचायती राज से संबंधित। तो यहाँ पे जितनी भी समितियां हैं या जो आयोग हैं आप उनको नोट डाउन कर लेना। और इनसे अक्सर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे जाने की संभावना भी अधिक होती है और कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी। तो आपको याद रखना है पंचायती राज से संबंधित जितने भी समितियां बनाई गई थी उन सभी को आपको लिख लेना है। और केंद्र और राज्य से संबंधित जो भी आयोग बनाए गए वो यहाँ पे हमने लिख दिए हैं। जैसे 1960 में एआरसी बनाया गया था, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, एआरसी 1960 में बनाया गया। 1966 में राजमन्ना आयोग बनाया गया। और 1973 में आनंदपुर साहिब संकल्प को पारित किया गया था। और 1977 में पश्चिम बंगाल मेमोरेंडम प्रस्तुत किया गया था। और 2007 में पुंछी आयोग बना था। और 1983 में जो सरकारी आयोग है ये 1983 में बना था। ठीक है, तो आप इसको एक बार देख लेना थोड़े से डिटेल में जाके। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति शासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है जिसमें राज्य सरकार द्वारा जानबूझकर संविधान के निर्देशों का उल्लंघन करना राष्ट्रपति शासन का कारण बनता है। कथन दूसरा है, अनुच्छेद 365 के तहत केंद्र सरकार के निर्देशों को राज्य सरकार द्वारा पालन करने की असमर्थता भी राष्ट्रपति शासन का आधार है। और कथन तीन, राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य के उच्च न्यायालय की शक्तियां ले ली जाती हैं। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन केवल तीन, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी 2 और 3। तो दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन को। अनुच्छेद 356 हम इसको देख चुके हैं। 356 के तहत यदि राज्य का शासन संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा हो या संविधान के निर्देशों का उल्लंघन किया जा रहा हो तब उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो ये पहला कथन सही है। और पहला कथन सही है तो हम सबसे पहले देखें कि कौन सा आंसर सही नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन ए सही नहीं हो सकता है और ऑप्शन डी भी सही नहीं हो सकता है। अब हम सेकंड स्टेटमेंट को देखें कि अनुच्छेद 365 के तहत केंद्र सरकार के निर्देशों को राज्य सरकार के द्वारा पालन करने की असमर्थता पर भी राष्ट्रपति शासन का आधार है। बिल्कुल सही है, हम इसको भी लास्ट वीडियो में हमने देखा था। तो अब इसमें हम आंसर को और एलिमिनेट करेंगे तो इसका आंसर जो है वो सी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें दूसरा स्टेटमेंट नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1 और 2। ठीक है, तो अब इसमें हम तीसरे को देखें कि जब भी कभी अनुच्छेद 356 और 365 के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद न्यायिक शक्तियों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, हाई कोर्ट की जितनी भी शक्तियां हैं उन पे कोई भी किसी भी प्रकार का नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता है। सिर्फ केंद्र और राज्यों की जो
प्रशासनिक, विधायी, वित्तीय शक्तियां हैं, उन सभी को एकात्मक रूप में बनाया जाता है। मतलब संघात्मक सरकार को एकात्मक सरकार बना दिया जाता है। क्लियर। और जो पांचवी अनुसूची है, इसमें 10 राज्य हैं जहाँ पे जनजातीय जनजाति पाई जाती हैं, तो इसमें 10 राज्य हैं। ठीक है, तो आप एक बार देख लेना छठवीं अनुसूची और पांचवी अनुसूची में डिफरेंस क्या है और इसमें कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। पहला कथन है, संविधान के द्वारा अपशिष्ट शक्तियां संसद को दी गई हैं और ये शक्तियां करों के अधिरोपण से संबंधित विधियों पर भी लागू होती हैं। कथन दूसरा है, संसद ने समय समय पर कुछ ऐसे कर लगाए हैं जो संघ सूची, राज्य सूची व संवर्ती सूची में शामिल नहीं है। तो कथन, इसके विकल्प है, विकल्प ए केवल एक सही है, विकल्प बी केवल दो सही है, विकल्प सी एक और दो दोनों सही हैं, या विकल्प डी ना तो एक और ना ही दो। तो दोस्तों, अपशिष्ट शक्तियां जो दी गई हैं वो संसद को दी गई हैं अनुच्छेद 248 के तहत। याद रखना, अनुच्छेद 248 के तहत अपशिष्ट शक्तियां संसद को दी गई हैं। या केंद्र को दी गई हैं। और ये शक्तियां करों के अधिरोपण से भी संबंधित विधियों पर लागू होती हैं। जैसे 1990 के बाद सर्विस टैक्स या सर्विस इकोनॉमी बढ़ने लगी तो सर्विस टैक्स की बात की जाने लगी थी और फिर सर्विस टैक्स को अपशिष्ट अनुसूची में डाल दिया गया था। तो समय समय पर कुछ ऐसे कर भी लगाए हैं जो संघ सूची और राज्य सूची व संवर्ती सूची में शामिल नहीं थे। सर्विस टैक्स को किसी भी सूची में नहीं रखा गया था। जब इसको लाया गया तो इसे अपशिष्ट शक्तियों में डाल के केंद्र को शक्ति दी गई थी सर्विस टैक्स के बारे में। अब हम कुछ आर्टिकल बात कर लेते हैं। 200 आर्टिकल 248 की बात की तो आर्टिकल 249, आर्टिकल 250 और आर्टिकल 252, आर्टिकल 253, ये कुछ आर्टिकल हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं और कन्फ्यूजन भी होता है, याद रखना। कन्फ्यूजिंग पॉइंट यहाँ से होता है और ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी है। तो जहाँ कन्फ्यूजन होगा और इम्पोर्टेंट है वहीं से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो आपको देखना होगा कि आर्टिकल 248 में अपशिष्ट शक्तियों की बात की गई है कि ये केंद्र के पास होंगे। अब अपशिष्ट शक्तियों की अगर हम बात करें तो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उसमें अपशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल को दी गई थी। ठीक है। और इसके पहले जो 1993 में सेकंड जजेस केस में न्यायपालिका ने कोलेजियम सिद्धांत का वर्णन किया और बताया कॉलेजियम में जब भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी तो उसमें एक कॉलेजियम का निर्माण किया जाएगा जिसमें मुख्य न्यायाधीश सीजीआई होंगे और दो अन्य न्यायाधीश होंगे सुप्रीम कोर्ट के। और ये सलाह देंगे, ये सिफारिश करेंगे कि किस न्यायाधीश की नियुक्ति होनी चाहिए। ठीक है। न्यायाधीशों की नियुक्ति से संदर्भित पारदर्शिता लाने के लिए संसद ने एक कमीशन बनाया था जिसे बोलते हैं नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन 99वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो आपको ये याद रखना है कि 99वें संविधान संशोधन के द्वारा एक आयोग बनाया गया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। और इसे 2015 में बनाया गया था। न्यायपालिका ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। अब हम देखते हैं कि असंवैधानिक घोषित क्यों किया। असंवैधानिक घोषित इसलिए कहा क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर में एक एलिमेंट है जिसको कहते हैं, जो है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सीमित नहीं किया जा सकता है। संसद संविधान संशोधन के द्वारा भी इसे सीमित नहीं कर सकती है। उसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने एनजीएसी को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है और 99 संविधान संशोधन को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। तो आपको ये याद रखना है कि संसद ने आर्टिकल 124 एक के तहत ये प्रावधान किया था कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में एक आयोग बनाया जाएगा जो आयोग सिफारिश करेगा कि किस न्यायाधीश की नियुक्ति होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस आयोग को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। पूरे संविधान संशोधन 99 संविधान संशोधन को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। ठीक है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में वित्त आयोग की भूमिकाएं हैं। पहला, करों के द्वारा उगाई गई धनराशि का आवंटन करना। कथन दूसरा है, केंद्र के द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं का योजनाओं का मूल्यांकन करना। और कथन तीसरा है, उन सिद्धांतों को विकसित करना जिनके आधार पर राज्यों के बीच निधियों का आवंटन होता है। और ऑप्शन कथन चौथा है, पंचवर्षीय योजनाओं को विकसित करना।
तो हम इसमें देखते हैं, आपको ये पता होगा पंचवर्षीय योजनाओं को विकसित करने का काम तो वित्त आयोग का नहीं होता है, तो ऑप्शन 4 तो गलत है। अब जहाँ जहाँ कथन 4 है उस ऑप्शन को हम काट देंगे, तो हम देखेंगे कि ऑप्शन ए जो है वो तो हो नहीं सकता, और ऑप्शन जो सी है वह भी नहीं हो सकता। अब हम देखते हैं कथन दूसरे को, उन सिद्धांतों को विकसित करना जिनके आधार पर राज्यों के बीच निधियों का आवंटन होता है। तो ये बिल्कुल सही बात है। वित्त आयोग उन सिद्धांतों को विकसित करता है कि राज्य के बीच में कैसे वित्त का आवंटन किया जाए। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, कथन 3 सही है। और कथन दूसरे, केंद्र के द्वारा प्रायोजित योजनाओं का मूल्यांकन, ये भी गलत है। और पहला कथन था करों के द्वारा उगाई की गई धनराशि का आवंटन, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा 1 और 3, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। तो याद रखना कि करों के द्वारा जो भी रेवेन्यू इकट्ठा किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है केंद्र और राज्यों के बीच में। फिर राज्य और राज्य के बीच में किस प्रकार से आवंटन किया जाए, इस सिद्धांत को विकसित करता है, इन आधारों को विकसित करता है वित्त आयोग। और फिर किस तरीके से जो पंचायती राज है, स्थानीय स्वशासन है, इनको किस प्रकार से सुदृढ़ किया जाए, ये भी बताता है। और राष्ट्रपति अगर इनसे किसी भी प्रकार से कुछ सलाह मांगता है तो ये उनको सलाह दे सकते हैं। हम वित्त आयोग के बारे में देख चुके थे कि अनुच्छेद 280 के तहत ये आता है, और संरचना की बात की गई है इसमें। इनके सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, एक अध्यक्ष होता है, 4 सदस्य होते हैं। ठीक है। तो अच्छा, और इसमें हमने ये भी बताया था कि सेस और जो सरचार्ज है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, सेस और सरचार्ज का। बाकी के जितने भी सेंट्रल टैक्सेस हैं उन सभी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? इसमें पूछा गया है कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ऑप्शन ए भारत का निर्वाचन आयोग, ऑप्शन बी वित्त आयोग, ऑप्शन सी राजभाषा आयोग, और ऑप्शन डी राष्ट्रीय महिला आयोग। हमें पता है कि ऑप्शन जो ए है भारत का निर्वाचन आयोग, हम लास्ट वीडियो में इसकी चर्चा कर चुके थे कि आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग की बात की गई है, जिसमें एक निर्वाचन आयोग और 2 अन्य आयोग की बात की गई थी। ठीक है। इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात की गई थी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और 2 इलेक्शन कमिश्नर की बात की गई थी। आर्टिकल ऑप्शन बी है वित्त आयोग, इसको हम अभी देख चुके हैं कि अनुच्छेद 280 में, तो ये संवैधानिक आयोग है। और राजभाषा आयोग की चर्चा की गई है अनुच्छेद 344 में, तो ये भी संवैधानिक निकाय है। लेकिन इसमें पूछा गया है कि कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग 1993 में बनता है, और ये एक वैधानिक आयोग है, याद रखना। इसे अधिनियम के द्वारा बनाया गया था। बाकी के जो सभी हैं ये संवैधानिक आयोग हैं। तो आपको इसमें करना क्या है, आपको 2 कॉलम बनाने हैं। एक में आपको लिखना है कि संवैधानिक आयोग, और दूसरे कॉलम में लिखना है आपको वैधानिक आयोग, और तीसरे में लिखना है वैधानितर, मतलब एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। आपको ये तीनों चीज़, इन तीनों चीज़ों में लिख लेना है कौन किस में आता है। जैसे यहाँ पे आपका आ जाएगा फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, सीएजी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, एससी एसटी। ठीक है। तो ये सब संवैधानिक हो गए, और वैधानिक में आपका आ जाएगा सीबीआई हो गया, सीबीसी हो गया, विजिलेंस कमीशन, और भी ऐसे। और जो वैधानिकतर हैं इसमें आपका विधि आयोग आ गया, नीति आयोग आ गया, राष्ट्रीय विकास परिषद हो गया। तो आपको इसको कॉलम बना के इसको याद करना है अच्छे से। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और संभावना भी ज़्यादा होती है कि किसी भी एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको अच्छे से कॉलम बना के तीनों को कंपेयर करके पढ़ना है कि किस में कौन सा आयोग संवैधानिक है और कौन सा आयोग वैधानिक है और कौन सा वैधानिकतर है। हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, आपको राजभाषा आयोग के बारे में बता दें तो आर्टिकल 344 के तहत राजभाषा आयोग की बात की गई है। और पहला जो राजभाषा आयोग बनाया गया था 1955 में बनाया गया था, बीजी खैर की अध्यक्षता में। याद रखना, बीजी खैर की अध्यक्षता में 1955 में पहला राजभाषा आयोग बनाया गया था। इसमें एक अध्यक्ष होता है, और 8वीं अनुसूची में जितनी भाषाएं हैं उन सभी का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधि होते हैं। तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, तो इसके जो टोटल सदस्य होते हैं वो 23 हैं अभी। लेकिन यदि संसद किसी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ देती है तो उस भाषा का प्रतिनिधि भी इसमें राजभाषा आयोग में बढ़ जाता है, याद रखना। और इस आर्टिकल के तहत एक संसदीय समिति की भी बात की गई थी, संसदीय
समिति की भी बात की गई थी कि जो आयोग की सिफारिशें हैं उन पर चर्चा करने के लिए संसदीय समिति बनाई जाएगी। तो संसदीय समिति, पहली संसदीय समिति बनाई गई 1955 में, ये भी बनाई गई थी और इसकी अध्यक्षता की थी गोविंद बल्लभ पंत ने की थी, याद रखना, गोविंद बल्लभ पंत ने। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बलात् श्रम अथवा बेगार भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद का अतिक्रमण करता है? आपको ये बताना है कि फोर्स लेबर जो है वो किस संविधान के अनुच्छेद का अतिक्रमण करता है, वॉयलेट करता है। तो इसका पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 16, ऑप्शन बी अनुच्छेद 17, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 23। तो दोस्तों हमें पता है कि आर्टिकल 23 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी। अब हम बात कर लेते हैं ऑप्शन आर्टिकल 23, आर्टिकल 24 की। आर्टिकल 23 और 24 को सम्मिलित रूप से शोषण के विरुद्ध अधिकार भी माना जाता है, याद रखना, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 को माना जाता है। अब हम 23 को डिटेल में देखेंगे। 23 में दो क्लॉज हैं, क्लॉज 1, 23 क्लॉज 1 और 23 क्लॉज 2। 23(1) क्लॉज में बात की गई है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर रोक लगाई जाएगी, बलात् श्रम अथवा बेगार पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे। ठीक है, तो इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, फोर्स लेबर हो गया, या बिना मजदूरी के आप काम करा रहे हो, तो उस पर सभी पर रोक लगाई जाएगी। और ऑप्शन आर्टिकल 23 क्लॉज 2 में ये कहा गया है कि सार्वजनिक सेवा में यदि कभी सरकार चाहे कुछ कंडीशन में इसेंशियल अनिवार्य सेवा भी कर सकती है। तो इसमें अगर सरकार कभी चाहती है तो दोस्तों आर्टिकल 23 क्लॉज 2 में कहा गया है कि यदि सरकार सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनिवार्य सेवा का प्रावधान कर देती है तो वो आर्टिकल 23 क्लॉज 1 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। मतलब अगर इसेंशियल सर्विस का कोई प्रोविजन बनाती है, जैसे सपोज दैट आप एग्जांपल समझो कि कोविड के टाइम पे यदि केंद्र सरकार कुछ इसेंशियल सर्विस एक्ट बनाकर आपको कह सकती है कि आपको ये एम्प्लॉयमेंट करना है, ये नौकरी आपको करनी पड़ेगी, और उसमें वेजेस भी निर्धारण कर सकता है, तो आपको वो करना होगा। वो आर्टिकल 23 क्लॉज 1 के तहत उसका उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ठीक है, और आर्टिकल 19 की हम पहले ही भी चर्चा कर चुके हैं। आर्टिकल 16 में आर्टिकल 16 में बात की गई है कि एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। और आर्टिकल 17 में एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात की गई है, याद रखना, अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात की गई है, अनटचेबिलिटी। तो ये आर्टिकल आपको याद होने चाहिए अच्छे से। लगभग हम इन क्वेश्चन के थ्रू सभी आर्टिकल, सभी जितने भी प्रोविजन है कंसेप्ट को हम देख चुके हैं। तो इससे आपका क्या होगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो हो ही रही है और आपके जो भी कंसेप्ट जुड़े हुए हैं उन सभी का आपका रिवीजन भी हो रहा है, एक क्विक रिवीजन हो रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो आपको बताना है। ऑप्शन ए है वह केवल राज्यसभा में ही वक्तव्य दे सकता है, ऑप्शन बी उसे 6 महीनों के अंदर लोकसभा का सदस्य बनना होता है, ऑप्शन सी वह लोकसभा में बजट पर नहीं बोल सकेगा, और ऑप्शन डी है अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वह अपने पक्ष में मत नहीं दे पाएगा। तो आपको बताना है कि यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य होता है तो, यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो इसका दोस्तों सही आंसर होगा अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वह अपने पक्ष में मत नहीं दे सकता है। मतलब जब भी नॉन कॉन्फिडेंस मोशन आता है तो वह वोटिंग नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लोकसभा की बात की जाती है। अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा के सदस्य ही वोट डाल सकते हैं, याद रखना। वोट डाल सकते हैं। और प्रधानमंत्री राज्यसभा से इसलिए वह अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोटिंग नहीं कर सकता है, याद रखना। अच्छा, यदि कोई प्रधानमंत्री बिना किसी सदन की सदस्यता लिए 6 महीने तक, अधिकतम 6 महीने तक प्रधानमंत्री रह सकता है या मंत्री रह सकता है, लेकिन 6 महीने के बाद या 6 महीने के पहले उसे किसी सदन की सदस्यता लेनी होगी। और यदि कोई प्रधानमंत्री राज्यसभा से है तो वह लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही जगह भाषण दे सकता है।
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य थे, इंदिरा गांधी भी राज्यसभा की सदस्य रह चुकी हैं और प्रधानमंत्री थी। तो वह लोकसभा में बजट पर नहीं बोल सकेगा, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो वह लोकसभा में बजट पर बोल सकता है, राज्यसभा में भी बजट पर बोल सकता है, कहीं भी भाषण दे सकता है। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता का उपबंध किसके अंतर्गत किया गया है? पहला ऑप्शन है भारत के संविधान के आर्टिकल 39A। ऑप्शन बी भारत के संविधान का आर्टिकल 43A। ऑप्शन सी भारत के संविधान का आर्टिकल 42। और ऑप्शन डी भारत के संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 43B। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत के संविधान का अनुच्छेद 43A के अकॉर्डिंग पार्टिसिपेशंस ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट, ये प्रावधान किया गया था। ठीक है, तो वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, ये प्रावधान किया गया था कि जो भी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री के जो मैनेजमेंट संभालते हैं, उस मैनेजमेंट में जो वर्कर हैं उनका भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो इसको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, याद रखना। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 43A इंसर्ट किया गया था और इसमें कहा गया कि मैनेजमेंट में वर्कर्स का पार्टिसिपेशन किया जाएगा। अब हम बाकी के और आर्टिकल देखें, तो आर्टिकल जो 42 है, आर्टिकल 42 में फेयर वेजेस की बात की गई है और इसमें मैटरनिटी बेनिफिट की बात की गई है। और आर्टिकल 43B की बात करें, 97वें में संविधान संशोधन के द्वारा 2011 में सहकारी समितियों के उन्नयन की बात कही गई है। कोऑपरेटिव जो सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रमोशन करेगा, राज्य कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रमोशन करेगा। ये आर्टिकल 97वें संविधान संशोधन 2011 के थ्रू 43 में जोड़ा गया था। तो याद रखना, सहकारी समिति, सहकारी समिति। और हम फिर 39A को देखें, 39 को 42 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। फ्री लीगल एड की बात की गई है कि विधिक निःशुल्क विधिक सहायता दी जाएगी 39A में। ठीक है, तो आपकी ये जो आर्टिकल है 39A, इसमें फ्री लीगल एड की बात की गई है, निःशुल्क विधिक सहायता दी जाएगी। 43A में पार्टिसिपेशंस की बात की गई है कि वर्कर्स का पार्टिसिपेशंस होगा मैनेजमेंट में। और 42 में मैटरनिटी बेनिफिट की बात की गई है। और 43B में सहकारी समिति की बात की गई है कि सहकारी समितियों का प्रमोशन किया जाएगा। और 43 की बात करें, आर्टिकल 43, तो इसमें कुटीर उद्योगों की बात की गई है कि कुटीर उद्योगों को बढ़ाने का प्रयास करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों के इम्प्लीमेंटेशन हेतु संपूर्ण भारत या भारत के किसी भाग के लिए कोई विधि बना सकती है? ऑप्शन ए सभी राज्यों की सहमति से, ऑप्शन बी बहुसंख्यक राज्यों की सहमति से, और ऑप्शन सी संबंधित राज्यों की सहमति से, ऑप्शन डी किसी भी राज्य की सहमति के बिना। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, किसी भी राज्य की सहमति के बिना भी संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए संपूर्ण भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। ये हमने आर्टिकल 253 में भी देखा था। आर्टिकल 253 यही बात करता है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि, अंतर्राष्ट्रीय समझौते या कुछ भी निर्देश, इनको लागू करने के लिए राज्य सूची के विषय पर बिना किसी राज्य की सहमति के भी कानून बना सकती है। जैसे सपोज दैट कोई प्रोटोकॉल है, पेरिस समझौता हुआ या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ, इससे रिलेटेड यदि कोई प्रोविजन या कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इंटरनेशनल लेवल पर और हमें राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना है, तो संसद राज्य की सहमति के बिना भी इन राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। आर्टिकल 253 ये बात करता है। तो आपको याद रखना है आर्टिकल 253। और हम पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं आर्टिकल 252, 250 और 249, 248। तो इन ये सभी आर्टिकल महत्वपूर्ण है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? पहला कथन है संविधान सभा को उन सदस्यों से बनाया गया था जो प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए थे। ऑप्शन बी, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी।
ऑप्शन सी, प्रत्येक प्रांत में सीटें तीन मुख्य समुदायों मुस्लिम, सिख और सामान्य में उनकी अपनी अपनी आबादी के अनुपात में बांटी गई थी। और ऑप्शन डी, भारत के राज्यों के प्रतिनिधियों के मामले में चयन की विधि भारत के गवर्नर जनरल द्वारा निर्धारित की जानी थी। तो दोस्तों, वीडियो को पॉज करना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्वालिटेटिव क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत के राज्यों के प्रतिनिधियों के मामले में चयन की जो विधि होगी वो भारत के गवर्नर जनरल के द्वारा निर्धारित नहीं की जानी थी। ठीक है, और इसके बाकी के कथन देख लेते हैं, जिसमें संविधान सभा को उन सदस्यों से बनाया गया था जो प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए थे। हम इसको समझ लेते हैं, सपोज दैट, ठीक है, ये प्रांतीय विधानसभा हो गई और यहाँ पे ये लोग हो गए। जनता के द्वारा प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों को चुना गया, इन्होंने प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों को चुना, ये प्रांतीय विधानसभा हो गई। और प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों ने संविधान सभा, याद रखना ये संविधान सभा है, संविधान सभा के सदस्यों को प्रांतीय विधानसभा के निर्वाचन जो सदस्य निर्वाचित सदस्य थे उनके द्वारा चुना गया गया था, अर्थात ये अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित थे। क्लियर? तो जनता के द्वारा प्रांतीय विधानसभा के प्रतिनिधियों को चुना गया था और फिर उन्होंने संविधान सभा के जो सदस्य थे उनको अप्रत्यक्ष रूप से चुना था। कथन जो बी था, ऑप्शन बी, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, आपको पता ही था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और प्रत्येक प्रांत में सीटें तीन मुख्य समुदायों में बांटी गई थी, जिसमें अगर हम जैसे सीटों की बात करें तो सीटें इस प्रकार थी। पहला बांटा गया था मुस्लिम, इनके लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली, और दूसरा था सिख, और तीसरा था सामान्य। इन तीनों में, इन तीन समुदायों में सीटों को बांटा गया था। इनके आबादी के अनुपात में जितनी पॉपुलेशन थी उसके रेशियो में इनको सीटें दी गई थी। ठीक है, तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम 1996 में प्राकृतिक संसाधनों के 100 अभिशासन की अनुमति किसे दी गई है? पहला ऑप्शन है ग्राम सभा, दूसरा ऑप्शन है ग्राम पंचायत, तीसरा ऑप्शन ग्राम पंचायत का प्रधान, और चौथा ऑप्शन है भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची में उल्लिखित क्षेत्रों में स्थिति गांव के वनवासी। तो दोस्तों, हम बात करते हैं पहले पैसा अधिनियम, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम जो था, ये जो एक्ट आया 1996 में, इस एक्ट की बात करें तो ये भूरिया समितियों की सिफारिश के आधार पर आया था। आपको याद रखना है कि भूरिया समिति की सिफारिशों के आधार पर पैसा एक्ट 1996 बनाया गया। अब ये जो एक्ट था इसलिए बनाया गया क्योंकि जो जनजातीय क्षेत्र है, ट्राइबल एरिया और जो शेड्यूल्ड एरिया थे, इन क्षेत्रों में पंचायती राज नहीं लागू किया गया था, पंचायती राज को लागू नहीं किया गया था। और वहाँ पे स्वशासन पद्धति को पहुँचाने के लिए एक समिति बनाई गई थी, भूरिया समिति, क्योंकि झारखंड में ऐसा हो रहा था कि कई जिलों में जो जनजातीय क्षेत्र थे वहाँ पे पंचायती राज के प्रोविजन को लागू नहीं किया गया। ठीक है, तो उनको लागू करने के लिए पेशा अधिनियम 1996 बनाया गया और उन क्षेत्रों तक भी पंचायती राज की जो प्रोविजन है उनको पहुंचाया गया। अब इसमें क्या किया गया, जो ग्राम सभा थी उसको शक्ति सौंपी गई कि जो भी माइनर फॉरेस्ट माइनर प्रोडक्ट हैं उन पर अधिकार है, उनकी परंपराओं को संरक्षित करने का जो अधिकार है वो ग्राम सभा को सौंपा गया। और रिहेबिलिटेशन की बात की गई, पुनर्वास की बात की गई थी, वो भी अधिकार ग्राम सभा को सौंपा गया। और उनकी जो परंपरागत पद्धतियाँ थी, न्याय की प्रणाली थी, उससे संबंधित जो भी अधिकार हैं और जो शक्ति है वो भी ग्राम सभा को सौंपा गया था। तो आपको याद रखना है कि 1986 में, सॉरी 1996 में पैसा एक्ट आया और पैसा एक्ट के थ्रू शेड्यूल्ड एरिया और ट्राइबल एरिया में पंचायती राज के प्रावधानों को पहुंचाया गया था। ठीक है, तो इसमें शक्ति दी गई थी ग्राम सभा को, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही होगा, ग्राम सभा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, इससे पहले हमने देख लिया था कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज लाया गया था। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कुछ इसमें अनिवार्य प्रावधान किए गए थे, संवैधानिक तरीके से जो अनिवार्य थे, कुछ विवेकाधीन थे कि राज्य सरकार अपनी परिस्थितियों के हिसाब से वो कर सकती है। जैसे SC ST को रिजर्वेशन की बात की गई थी, महिलाओं के रिजर्वेशन के लिए 1/3 रिजर्वेशन दिया गया था, और राज्य वित्त आयोग और राज्य निर्वाचन आयुक्त को भी बनाया गया था ये अनिवार्य प्रावधानों के अंतर्गत।
ठीक है। तो पैसा अधिनियम हो गया, 73वां संविधान संशोधन भी हमने देख लिया था, और 74वां संविधान संशोधन भी देख लिया था। हमने 74वें संविधान संशोधन को भी देख लिया था कि इसके तहत क्या किया था, नगर पालिकाओं का निर्माण किया गया। ठीक है, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम की बात की गई। इसमें आपको कुछ प्रोविजन याद रखने हैं कि इसमें रिजर्वेशन की जो बात की गई है वो पंचायतों में 243 डी और नगर पालिकाओं में 243 टी। आपको कैसे याद रखना है, डी टी। ठीक है, पंचायतों में आरक्षण की बात की गई है डी में, और नगर जो नगर पालिका, नगर निगम या नगर पंचायतों हैं, इनमें आरक्षण की बात की गई है टी में। तो आपको याद रखना है पूरा 243 डी टी। इस तरीके से आपको ये याद हो जाएगा। और अनुच्छेद 330 और 332, 330 में लोकसभा में आरक्षण की बात कही गई है एससी और एसटी के लिए, और 332 में विधानसभा में बात। आपको ये याद रखना है, 243 डी टी और 330, 332 ये आर्टिकल आपको याद रखने हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? कथन एक, ऑप्शन एक है भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन बी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन सी तेलुगु देशम, और ऑप्शन डी इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तेलुगु देशम जो पार्टी है वो एक राज्य स्तरीय पार्टी है, राज्य स्तरीय पार्टी है, आपको याद रखना है। और बाकी की ये जो पार्टियां हैं, बीजेपी, सीपीआई और कांग्रेस, ये राष्ट्रीय। अब हम समझेंगे कि ऐसे कौन से आधार हैं जिससे कोई पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बन जाती है। तो इसमें पहली जो कंडीशन है कि यदि आप क्या करते हो, लोकसभा या विधानसभा के जो आम चुनाव है, ठीक है, उसमें 6% वोट ले आते हो, 6% ऑफ वैलिड वोट, प्लस 4 सीट। मतलब आपको क्या करना है, लोकसभा, यदि कोई भी पार्टी लोकसभा या विधानसभा के जनरल इलेक्शन में 6% ऑफ टोटल वैलिड वोट ले आती है और साथ में ही 4 लोकसभा सीट ले आती है, याद रखना है, लोकसभा की सीट की बात की गई, उसे नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। याद रखना पहली कंडीशन क्या है, 6% ऑफ टोटल वैलिड वोट और प्लस इसके साथ में 4 सीट लोकसभा में यदि किसी राज्य में ले आता है तो उसे नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। और दूसरी कंडीशन है, यदि कोई पार्टी यदि कोई पार्टी 2% सीट जीत जाती है लोकसभा की, याद रखना, यदि कोई भी पार्टी लोकसभा के 2% सीट ले लेती है और 3 डिफरेंट राज्यों से, ऐसा नहीं कि किसी एक राज्य से ही 2% उसने सीट जीत ली तब वो नेशनल पार्टी बन जाए, नहीं, उसे लगभग 3 राज्यों में अलग अलग 2% सीट जीतनी पड़ेंगी। जैसे यूपी में 3 सीट जीत ली, एमपी में 2 सीट जीत ली, और राजस्थान में 3 सीट जीत ली। तो इस प्रकार से उसे टोटल 2% सीट जीतनी पड़ेंगी लोकसभा की जितनी भी सीट हैं। और ये जो सीटें हैं ये 3 राज्यों से होना चाहिए या 3 से अधिक राज्यों से होना चाहिए। क्लियर? और इसमें तीसरी जो कंडीशन है कि यदि कोई भी पार्टी, याद रखना, 4 राज्यों में स्टेट्स पार्टी का उसे दर्जा मिला हुआ है, यदि किसी पार्टी को 4 राज्यों में स्टेट्स पार्टी का दर्जा मिला है तब वह नेशनल पार्टी बन जाएगी। तो इसमें नेशनल लेवल पार्टी, अगर आप किसी भी पार्टी को बनना है, दर्जा प्राप्त करना है, तो 3 कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है, लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में कुल वैध मतों का 6% उसे प्राप्त करना, इसके अतिरिक्त 4 सीटें लोकसभा की प्राप्त करनी होगी। दूसरी जो शर्त है कि लोकसभा की 2% सीट वो भी 3 राज्यों से होना चाहिए या 3 से अधिक राज्यों से होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन है, यदि किसी पार्टी को 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हो जाता है तो वो नेशनल लेवल पार्टी बन जाएगी। क्लियर? अब देखेंगे कि क्षेत्रीय संगठन या क्षेत्रीय पार्टी को राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा कब मिलता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे राज्य स्तरीय पार्टी की। तो इसकी पहली जो कंडीशन है, यदि कोई पार्टी विधानसभा के इलेक्शन में, याद रखना, विधानसभा चुनाव में 6% वोट प्राप्त कर लेता,
और इसके साथ में 2 सीट अगर प्राप्त कर लेता है। याद रखना, ये विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में कोई भी पार्टी यदि कुल बैलेट वोट्स का 6% प्राप्त कर लेती है और 2 सीट उसे मिल जाती हैं, तो वो पार्टी राज्य स्तरीय पार्टी बन जाती है। और इसमें जो दूसरी कंडीशन है लोकसभा में, अब यहाँ पे आ जाएगा लोकसभा। लोकसभा चुनाव में 6% वोट प्लस कम से कम उस राज्य में एक सीट। याद रखना, लोकसभा के चुनाव में 6% कुल बैलेट वोट्स और एक सीट अगर प्राप्त कर लेते हैं तो उसे राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाता है। और तीसरी जो कंडीशन है कि विधानसभा की जितनी भी सीट हैं, याद रखना, विधानसभा की सीटों में यदि 3% सीट प्राप्त कर लेता है, याद रखना 3% ये सीट, 3% सीट की बात की जा रही है, ना कि 3 सीट की बात की जा रही है। ठीक है, विधानसभा की जितनी भी सीट हैं, अगर वो 3% सीट प्राप्त कर लेता है तो उस पार्टी को राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। तो पहले ही हमने देखा कि विधानसभा के चुनाव में यदि वो 6% वोट प्राप्त कर लेता है और 2 सीट प्राप्त कर लेता है तो उसे राज्य स्तरीय पार्टी बना दी जाएगी। दूसरी इसमें कंडीशन थी कि लोकसभा के चुनाव में 6% वोट और एक लोकसभा की सीट, याद रखना ये सीट लोकसभा की सीट है, तब भी उसे राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। और तीसरी कंडीशन है कि विधानसभा की जितनी भी सीट हैं उसमें अगर ये 3% सीट जीत जाते हैं तब भी उसे राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। या फिर इसमें एक और ये है कि 3% सीट या फिर कम से कम 3 सीट, कम से कम 3 सीट अगर ये प्राप्त कर लेते हैं तो इन्हें राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। और एक जो फोर्थ कंडीशन 2011 में ऐड की गई इसमें, कि यदि कोई पार्टी 8% वोट प्राप्त कर लेती है, याद रखना सिर्फ और सिर्फ 8% वोट प्राप्त कर लेती है, उसे राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाता है। ये क्वेश्चन हम लास्ट वीडियो में भी देखे थे, लास्ट क्वेश्चन था उसका, लगभग 30 या 29 क्वेश्चन था, जिसमें यही था कि 8% यदि किसी क्षेत्रीय संगठन को 8% वोट प्राप्त हो जाते हैं तो वो राज्य स्तरीय पार्टी बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ से भी कन्फ्यूजन हो सकता है, तो आपको याद रखना है इन दोनों में कंपेयर करके कि ऐसी कौन सी कंडीशन है कि जब किसी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा मिलता है और कब स्टेट का दर्जा मिलता है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्थानीय स्वशासन को नीति निर्देशक तत्व के रूप में मान्यता दी गई है? अनुच्छेद, ऑप्शन है अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी अनुच्छेद 40, ऑप्शन सी अनुच्छेद 36 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 44। दोस्तों सिंपल क्वेश्चन है, ये डीपीएसपी से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अनुच्छेद 40 में पंचायतों के गठन की बात की गई थी, याद रखना पंचायतों के गठन की बात। बाकी के और प्रोविजन देखेंगे। आर्टिकल 32 आपको पता ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है इसमें। और अनुच्छेद जो 36 है ये डीपीएसपी का पहला आर्टिकल है, और 36 में राज्य की परिभाषा की बात कही गई है, राज्य की परिभाषा याद रखना। और इसमें कहा गया है आर्टिकल 36 में कि राज्य की परिभाषा डीपीएसपी के लिए वही होगी जो मूल अधिकारों के संबंध में आर्टिकल 12 में थी। मतलब यहाँ पर राज्य की परिभाषा जो आर्टिकल 12 में थी मूल अधिकारों को लेकर, वही परिभाषा 36 में डीपीएसपी को है। क्लियर। और आर्टिकल 44 ये बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। ठीक है, आपको याद रखना है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला जो पहला राज्य था वो गोवा था। तो आपको पता होगा कि डीपीएसपी परिवर्तनीय नहीं है, डीपीएसपी फोर्सेबल नहीं है, ये राज्य का कर्तव्य माना जाता है। ठीक है, और हमने किसी एक क्वेश्चन में देखा था कि डीपीएसपी के बाहर भी कुछ निर्देश सरकार को दिए गए हैं, जिसमें हमने आर्टिकल 335 को देखा था, आर्टिकल 350 ए को देखा था और आर्टिकल 351, इन 3 आर्टिकल को हमने देखा था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इन 30 क्वेश्चन में अगर आपके 20 से ज़्यादा क्वेश्चन सही हो रहे हो तो आप समझना कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। और जितने भी ये 30 क्वेश्चन थे, इसमें क्वेश्चन के अलावा लगभग आप ये मान के चलो कि इसमें आपके 200 से 300 क्वेश्चन कवर किए जाए, क्योंकि हर एक कथन के बारे में आपको पता चल गया होगा।
हर एक एस्पेक्ट्स के बारे में पता चला होगा, और लगभग आपका पूरा रिवीजन जिसमें हमने पूरे मूल अधिकार को देखा, डीपीएसपी को देखा, और जितने भी राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित कुछ भी नियम हैं, कोई भी एस्पेक्ट है, हम सभी एस्पेक्ट को देखा। तो अगर दोस्तों आपको ये क्वेश्चन सेशन अच्छा लगा हो, क्वालिटेटिव लगा हो, तो अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करना और सब्सक्राइब करना तथा आगे भी बने रहना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।